एनी फ्रैंक की डायरी, एक युवा लड़की का वृत्तांत। परिचय और पृष्ठभूमि। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। वह एक यहूदी किशोरी थीं, जिनकी मार्मिक डायरी ने होलोकॉस्ट के दौरान जीवन का एक जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है। 1933 में जर्मनी में बढ़ते हुए अलगाववाद के कारण उनका परिवार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थानांतरित हो गया। हालांकि 1940 में नीदरलैंड्स पर नाजियों के कब्जे ने नए और गंभीर खतरे लाए। जुलाई 1942 में, जब निर्वासन का खतरा बढ़ गया, फ्रैंक परिवार ऑटो फ्रैंक के पूर्व व्यावसायिक परिसर के छिपे हुए एनेक्स में छिप गया। एनी को उनके 13वें जन्मदिन के लिए एक डायरी मिली और उन्होंने 12 जून 1942 को लिखना शुरू किया। इसे किट्टी को संबोधित किया। डायरी छिपे हुए वर्षों के दौरान उनके अनुभवों और प्रतिबिंबों का एक गहरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करती है। एनी के लेखन से एक युवा लड़की के छिपे हुए जीवन, उसके पारिवारिक गतिकी और मानव प्रकृति और दुनिया के बारे में उसके विचारों में अंतर्दृष्टि मिलती है। डायरी का महत्व मानव आत्मा के अकल्पनीय विपत्ति के बीच लचीलेपन और होलोकॉस्ट के एक शक्तिशाली ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। प्रारंभिक जीवन और एम्स्टर्डम में स्थानांतरण। एनी फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में ऑटो और एडिथ फ्रैंक के घर हुआ था और उनकी एक बड़ी बहन का नाम मार्गोट था। उनके प्रारंभिक वर्षों को एक अपेक्षाकृत आरामदायक मध्यम वर्गीय जीवन द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि 1930 के दशक की शुरुआत में नाजी पार्टी के सत्ता में आने के साथ जर्मनी में यहूदी परिवारों को अलगाववादी कानूनों और हिंसा का गंभीर रूप से प्रभावित होना शुरू हो गया। बढ़ते खतरे को पहचानते हुए फ्रैंक परिवार ने 1933 में एम्स्टर्डम में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया, जहां ऑटो फ्रैंक ने एक नया व्यवसाय स्थापित किया था और एक सुरक्षित वातावरण की उम्मीद की थी। एम्स्टर्डम में फ्रैंक्स ने शुरू में कुछ स्थिरता पाई। हालांकि मई 1940 में नीदरलैंड्स पर नाजियों के कब्जे ने उनके जीवन को बाधित कर दिया। कब्जे ने सख्त यहूदी विरोधी उपाय लाए, जिनमें जबरन कर्फ्यू, सार्वजनिक जीवन से बहिष्करण और यातना शिविरों में निर्वासन का खतरा शामिल था। इन उपायों की बढ़ती गंभीरता, भय के व्यापक वातावरण के साथ मिलकर फ्रैंक्स को अपनी रक्षा के लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। अंततः उन्हें जुलाई 1942 में छिपने के लिए प्रेरित किया। छिपने जाना। जुलाई 1942 में यातना शिविर में निर्वासन का खतरा बढ़ते हुए स्पष्ट हो गया। फ्रैंक परिवार ने छिपने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एम्स्टर्डम में 263 प्रिंसेंग्राच में ऑटो फ्रैंक के पूर्व व्यावसायिक परिसर के गुप्त एनेक्स में शरण ली। एनेक्स एक चलने योग्य किताब के पीछे छिपी जगह थी, जो केवल एक छिपे हुए सीढ़ी के माध्यम से सुलभ थी। फ्रैंक परिवार के साथ छिपने गए वैन पेल्स परिवार, हरमन, ऑगस्टे और उनके किशोर पुत्र पीटर, और बाद में एक दंत चिकित्सक फ्रिज पेफर। एनेक्स, जिसे आक्टर हुइस के रूप में जाना जाता था, को दृष्टि से सावधानीपूर्वक छिपाया गया था और दिन के समय जब इमारत पर यहूदी गैर कर्मचारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, मौन का सख्त पालन की आवश्यकता थी। एनेक्स में जीवन चुनौतियों से भरा था। रहने वालों को बाहर की दुनिया से आपूर्ति और समाचार के लिए मीप गीज और उनके पति जान जैसे विश्वसनीय दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ा। सीमित स्थान और गोपनीयता की निरंतर आवश्यकता ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण तनाव जोड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद छिपने का निर्णय नाजी उत्पीड़न के व्यापक खतरे से अपनी रक्षा करने का एक आवश्यक उपाय था। गुप्त एनेक्स में जीवन। गुप्त एनेक्स में जीवन दिनचर्या, तनाव और सामान्यता के कभी कभार क्षणों का एक जटिल मिश्रण था। एनी फ्रैंक की डायरी इस अवधि के दौरान उनके अनुभवों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है, छिपे हुए जीवन की चुनौतियों और दैनिक दिनचर्या को पकड़ती है। एनेक्स के निवासियों को इमारत के नीचे के कर्मचारियों द्वारा कब्जा किए जाने पर काम के घंटों के दौरान पूर्ण मौन बनाए रखना पड़ता था। उनके दिन गतिविधियों के एक कड़े शेड्यूल द्वारा चिह्नित किए गए थे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सामान्य जीवन का कुछ दिखावा बनाए रखा जा सके। दैनिक दिनचर्या में रसोई में तैयार भोजन, पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियां और व्यायाम या ताजी हवा के लिए सीमित अवसर शामिल थे। एनेक्स के निवासियों ने बाहर की दुनिया से आपूर्ति और अपडेट लाने वाले कुछ भरोसेमंद सहायकों पर भरोसा किया। इस निर्भरता ने समूह के बीच एक मजबूत एकजुटता पैदा की, लेकिन इसने सीमित स्थान में रहने के तनाव को भी बढ़ा दिया।
एनी के एनेक्स के अन्य निवासियों के साथ संबंध उनके डायरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके परिवार के साथ उनके रिश्ते में स्नेह और तनाव दोनों थे। वह अक्सर अपनी मां के साथ संघर्ष का वर्णन करती थीं, जिनका मानना था कि उन्होंने उन्हें गलत समझा है, और अपनी बहन मार्गोट के साथ संघर्ष किया, जो आरक्षित और दूर थीं। पीटर वैन पेल्स के साथ उनकी विकसित दोस्ती उनके छिपे हुए समय के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक थी। प्रारंभ में पीटर शर्मीले और पीछे हट गए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने और एनी ने एक करीबी बंधन विकसित किया, एक दूसरे को संगत और समर्थन की पेशकश की। इस अवधि के दौरान उनके व्यक्तिगत विकास पर एनी के प्रतिबिंब गहरे हैं। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने आत्मखोज और बौद्धिक विकास के लिए छिपे हुए समय का उपयोग किया। एनी की डायरी मानव प्रकृति, स्वतंत्रता और भविष्य के बारे में उनके गहरे चिंतन और दार्शनिक विचारों का खुलासा करती है। उन्होंने एक लेखक बनने की अपनी आकांक्षाओं और दुनिया पर एक सार्थक प्रभाव डालने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा। मानव स्थिति और अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों पर उनकी टिप्पणियां उनकी उम्र से परे परिपक्वता और गहराई को दर्शाती है। कुल मिलाकर एनी की डायरी एनेक्स में उनके जीवन में एक अंतरंग झलक प्रदान करती है। युद्ध की कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए एक युवा लड़की के लचीलेपन को उजागर करती है, जबकि आशा बनाए रखने और अपनी परिस्थितियों में अर्थ खोजने का प्रयास करती है। बाहरी खतरे और आंतरिक संघर्ष। गुप्त एनेक्स के निवासियों को नाजी शासन से लगातार बाहरी खतरे का सामना करना पड़ा। खोज का हमेशा मौजूद खतरा तनाव का एक प्रमुख स्रोत था, क्योंकि गोपनीयता बनाए रखने में कोई भी चूक गिरफ्तारी और निर्वासन का कारण बन सकती थी। गेस्टापो के छापों और मुखबिरों ने जो उन्हें धोखा दे सकते थे, ने व्यापक भय को बढ़ा दिया। यह खतरा इस तथ्य से और बढ़ गया कि एनेक्स को काम के घंटों के दौरान चुप रहना पड़ता था जब नीचे की इमारत पर यहूदी गैर कर्मचारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे निवासियों का जीवन और भी सीमित हो गया। आंतरिक रूप से छिपे हुए जीवन के तनाव ने महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को जन्म दिया। सीमित गोपनीयता के साथ एक छोटे से स्थान में सीमित निवासियों ने अक्सर तनाव और संघर्ष का अनुभव किया। एनी के एनेक्स के अन्य निवासियों के साथ संबंध अक्सर तनावपूर्ण थे, विशेषकर उनकी मां और बहन के साथ, साथ ही पीटर वैन पेल्स के साथ। इन संघर्षों ने उनके भविष्य की अनिश्चितता और बाहरी दुनिया से अलगाव के साथ मिलकर एक निरंतर भावनात्मक बोझ में योगदान दिया। एनी की डायरी उनके बढ़ते चिंता, निराशा और अपने सीमित अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से निपटते हुए आशा बनाए रखने की चुनौती को दर्शाती है। विश्वासघात और गिरफ्तारी। अगस्त 1944 में गुप्त एनेक्स का असुरक्षित अस्तित्व एक विनाशकारी अंत तक आ गया। 4 अगस्त 1944 को एक अनाम सुझाव के बाद गेस्टापो ने छिपने की जगह पर छापा मारा, जिससे उनकी खोज हुई। विश्वासघात एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मुखबिर की पहचान कभी भी निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की गई है। गिरफ्तारी तेज और गंभीर थी। निवासियों को हिरासत में ले लिया गया और एनेक्स की पूरी तरह से तलाशी ली गई। एनी फ्रैंक और अन्य लोगों के लिए छापे ने उनके सावधानीपूर्वक निर्मित अभयारण्य के पतन का निशान लगाया। इतने सालों तक छिपे रहने के बाद गिरफ्तार होने का सदमा और डर भारी था। गिरफ्तारी से पहले के दिनों से एनी की डायरी प्रविष्टियां उनकी चिंता और आसन विनाश की भावना को दर्शाती है। गिरफ्तारी ने उनकी सुरक्षा की नाजुक भावना को बाधित किया और नाजी यातना शिविर प्रणाली के माध्यम से एक कठोर यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। एनी और उनके साथी निवासियों पर प्रभाव गहरा था। उन्हें पहले वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट शिविर भेजा गया था। इसके बाद सितंबर 1944 में ऑशविच में निर्वासित किया गया था। एनी की डायरी 1 अगस्त 1944 को अचानक समाप्त हो रही है। उनकी स्थिति की गंभीर वास्तविकता को कैप्चर करती है। अंतिम प्रविष्टियों से भविष्य के बारे में भय, आशा और अनिश्चितता का मिश्रण प्रकट होता है। परिणाम और विरासत। अपनी गिरफ्तारी के बाद एनी फ्रैंक और गुप्त एनेक्स के अन्य निवासियों को पहले वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट शिविर भेजा गया था, जहां उन्होंने सितंबर 1944 में ऑशविच में ले जाने से पहले कठोर परिस्थितियों का सामना किया था। अक्टूबर 1944 में एनी और उनकी बहन मार्गोट को उत्तरी जर्मनी के एक श्रम शिविर बर्गन-बेल्सेन में स्थानांतरित कर दिया गया था। दुखद रूप से दोनों बहनों की मार्च 1945 में टाइफस से मृत्यु हो गई।
कुछ ही सप्ताह पहले शिविर को मित्र देशों की सेनाओं द्वारा मुक्त कर दिया गया था। ओटो फ्रैंक एनेक्स निवासियों के एकमात्र जीवित बचे थे। एनी की डायरी, जिसे मीप गीज द्वारा संरक्षित किया गया था, 1947 में उनके पिता द्वारा हिट एक्टर ह्यूइस द सीक्रेट एनेक्स शीर्षक से मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इसे शीघ्र ही होलोकॉस्ट के दौरान एक युवा लड़की के अनुभवों के शक्तिशाली चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। डायरी का प्रभाव गहरा रहा है, युद्ध की भयावहता और मानव आत्मा के लचीलेपन पर एक मार्मिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पेश किया है। यह दुनिया भर के पाठकों को शिक्षित और प्रेरित करना जारी रखता है, पूर्वाग्रह के परिणामों और आशा की स्थायी शक्ति के एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।